तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 अप्रैल को आप लोगों का साइंस का पेपर है। बहुत ही ज़्यादा निकट है, मात्र 2 दिन का समय है। वो भी आपका 2 दिन का क्या समय, बहुत ही ज़्यादा निकट है। उतना तो आप लोगों का ऐसे ही बीत जाएगा समय, ठीक है। और हालांकि उसमें बहुत तैयारी हम लोग को बहुत अच्छी करनी है, क्योंकि साइंस का जो पोर्सन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी और फिजिक्स तीनों कवर करना होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। ये प्रश्नों को एक बार देखिए, एक बार तो पढ़ के ही आपको जाना है। अभी मैं प्रश्न दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ के जाना है, ठीक है। इस वीडियो को हमने रखा है 5 के लाइक, ठीक है। 5,000 लाइक टारगेट रखा है और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप जरूर आप इसको पूरा कराने में मदद करेंगे हमारी। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितना बस आप देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, तभी प्रश्न आप लोगों को रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न दिखाता हूँ। प्रश्न यह है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम के फीते को साफ क्यों किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम के फीता है उसको साफ क्यों किया जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि मैग्नीशियम की जो अभिक्रियाशीलता होती है अधिक होने के कारण यह वायुमंडलीय ऑक्सीजन तथा नमी से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एकाक्रिय परत बना लेता है और अतः मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्र से रगड़कर हटाना आवश्यक है। इसका मतलब यह है कि जैसे भी आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को अगर वायु में इस तरह खुला छोड़ देते हैं तो देखिए वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और नमी के साथ वो अभिक्रिया करके इस जो आप लोगों का मैग्नीशियम धातु, इस पर धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के परत जम जाता है, जो कि हम लोग वायु में जब इससे जलाते हैं तो जलने में असहायक होता है। तो इसे रगड़ कर उसको परत को साफ कर देते हैं, इसके बाद इसको जलाते हैं तो जल जाता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि मैग्नीशियम की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है भाई, तो वायुमंडलीय में जो ऑक्सीजन और नमी उपस्थित होती है उसकी अभिक्रिया करके उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड की एकाक्रिय परत बना लेता है और तो मैग्नीशियम धातु को जलाने से पूर्व इसे रेत पत्र से, मतलब बालू पेपर से, ठीक है, रगड़कर साफ करना आवश्यक होता है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न तो ये आपको रटे होना चाहिए कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट कीजिए। तो अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर आप क्लास 10th में हो तो ये टॉपिक तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोजन आयन H+ तथा हाइड्रोनियम आयन H3O+ देते हैं। कह रहा अम्ल वो होता है, अम्ल वे पदार्थ होता है कि जलीय विलयन में यह टूटकर आयनित होकर हाइड्रोजन H+ आयन देता है और हाइड्रोनियम आयन H3O+ आयन देता है, उससे हम कहते हैं अम्ल। जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ। जैसे एग्जांपल में HCl की बात करूं तो HCl अगर जलीय विलयन में टूटेगा तो H पे प्लस चार्ज होगा, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होगा। तो देखिए आयनिक रूपों में टूट गया ना, H पे प्लस चार्ज जब भी आता है तो समझिए कि वो क्या है, अम्ल है। इसी तरह क्षार किसे तब कहेंगे, तो क्षार उसे कहते हैं कि क्षारीय पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH ऋणायन देते हैं। मतलब कि क्षार वे ही कहलाएंगे जब इसे जलीय विलयन में अगर मिलाएंगे तो जलीय विलयन में वियोजित होकर आयनित होकर वो OH और ऋणात्मक रूप में टूट जाएगा, उसको हम कहते हैं क्षार। जैसे NaOH और KOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, क्षार हैं, ठीक है। और देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2S सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब क्या है, आपके अम्ल हैं। क्लियर हो गया ना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे तो आपको मतलब तैयार करके ही आपको जाने पड़ेंगे, किसी कीमत पे जाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो आपकी तैयार करके आपको जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वह है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए और इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। पता ना कि खाने के जो सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या होता है, उसका अणुसूत्र लिखना है और इसके बनाने की विधि का केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम होता है उसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 कहते हैं, ठीक है। खाने के सोडे का जो नाम होता है रासायनिक नाम, उसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं NaHCO3। और उसके बनाने की जो विधि है, तब प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाते हैं, ठीक है, मतलब बनाया जाता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट में जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब खाने का सोडा का निर्माण हो जाता है। ये रिएक्शन उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न को आपको तो भाई किसी कीमत पर तैयार करना होगा, क्योंकि प्रश्न ये पूछा ही जाएगा आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 4 अप्रैल को देखिएगा, ऐसा प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा।
प्रश्न नंबर चौथा जो कि आपको तैयार करके जाना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब पूछा हमसे कि आयनिक यौगिकों का जो गलनांक है उच्च क्यों होता है, तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च होता है क्योंकि विपरीत आवेश युक्त आयनों के मध्य उपस्थित प्रबल अंतर आयनिक आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कह रहा कि आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आयनिक यौगिकों को गलनांक कुछ इसलिए होता है क्योंकि देखिए आयनिक जैसे NaCl है तो Na पे +4 और क्लोरीन पे -4, तो एक प्लस है और एक माइनस, तो प्लस माइनस हमेशा अपने एक दूसरे को आकर्षित करता है, तो एक दूसरे में चिपक जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत बन जाता है वो। इसलिए आयनिक यौगिकों को हम लोग गलाते हैं तो ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, कंडीशन ये कह रहा है। तो आई होप आपको आयनिक यौगिकों को गलनांक कुछ क्यों होता है पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टार बने हुए सब इतने प्रश्न महत्वपूर्ण है कि आपको पूछा ही जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5वां क्या है कि भर्जन एवं निस्तापन को उदाहरण द्वारा समझाइए। बहुत ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। भर्जन एवं निस्तापन को उदाहरण द्वारा समझाइए, तो क्या लिखेंगे भर्जन। तो देखिए सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने की क्रिया भर्जन कहलाती है। सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे अपरंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में गर्म परिवर्तित करते हैं, तो वो क्रिया कहलाती है भर्जन। जैसे आप एग्जांपल भी निकाल सकते हैं। देखिए ZnS जिंक सल्फाइड और ऑक्सीजन, आप इसमें अभिक्रिया करके देखिए वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान के कारण उसको गलाने की क्रिया जो है आप लोगों की भर्जन कहलाती है। अब निस्तापन क्या कहलाएगा, तो देखिए निस्तापन क्या कहलाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो निस्तापन सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, देखिए वायु की उपस्थिति नहीं रहेगी, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तित करने का जो प्रक्रम है उसे हम निस्तापन कहते हैं। देखिए ZnOCO3 इसको जब हम जला रहे हैं तो वायु की उपस्थिति नहीं है, वहाँ पे वायु था, यहाँ पे वायु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसे क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। क्लियर हो गया आप लोगों को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुँचना है। अब बहुत IMP प्रश्न है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है ना आप लोगों को पूरा साफ साफ। चलिए अगला प्रश्न है कि उदाहरण देते हुए खनिज तथा अयस्क को स्पष्ट करना है। कि उदाहरण देकर बताना है कि आपके खनिज और अयस्क में अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो एक साइड आपको खनिज है, एक साइड आपको क्या डालना है, अयस्क डालना है। ठीक है, चलिए बताता हूँ कि आप लोगों को खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होता है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि खनिज एक साइड हाइड्रोजन डालेंगे, एक साइड अयस्क डालेंगे। अब खनिज में लिखेंगे कि प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे धातुएं जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं इन्हें क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। प्रकृति में भूपर्पटी के नीचे जिन यौगिकों के रूप में पाई जाती है उन्हें खनिज कहते हैं। तो अयस्क क्या होता है, तो जिस खनिज में धातु अधिक मात्रा में उपस्थित हो तथा उसमें जो धातु को आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। देखिए सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन देखिए सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। इसके बाद है सभी खनिजों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। और इसमें लिखेंगे कि सभी अयस्कों को धातु निष्कर्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण जैसे खनिज में कॉपर पैराइट Cu या Ps2, ये कॉपर पैराइट जो है आप लोग खनिज है, और हार्न सिल्वर AgCl जो है आपका अयस्क है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको ये वाला प्रश्न क्लियर हो गया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब प्रश्न ऐसे हैं कि जो बोर्ड एग्जाम में बनना तय है, अब बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखिए। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं, और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा कम सक्रिय, ऐसे एक एक धातु का नाम लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे उत्तर, कि विभिन्न तत्वों को उनके घटते या बढ़ते हुए मानक इलेक्ट्रॉन विभव के आधार पर क्रम से व्यवस्थित करने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, और जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातु सोडियम अथवा सक्रिय जबकि हाइड्रोजन से नीचे स्थित धातु सिल्वर कम सक्रिय। देखिए उसमें हम पूछा था ना कि हाइड्रोजन से एक ऐसा तत्व का नाम बताइए जो अधिक सक्रिय हो, एक ऐसा तत्व का नाम बताइए जो कि कम सक्रिय हो। तो धातु से अधिक सक्रिय सोडियम है, क्योंकि वो उसके ग्राफ में वो सबसे ऊपर आता है, और Ag मतलब सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे आता है तो कम सक्रिय है। ठीक है, तो धातु की सक्रियता श्रेणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, और इसे आपको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। वेरी वेरी मोस्ट IMP क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तगड़ा क्वेश्चन है। क्या है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ था।
उसका नाम एवं सूत्र लिखिए और संबंधित अभिक्रिया भी दीजिए। कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था, ये बताना है, उसका नाम भी बताना है, सूत्र भी लिखना है और उससे संबंधित अभिक्रिया भी देना है। तो देखिए लिखेंगे यूरिया NH2CONH2, ये इसका रासायनिक सूत्र है। तो यूरिया सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक था जो फ्रेडरिक होलर ने प्रयोगशाला में अमोनिया साइनाइड को गर्म करके बनाया था। ठीक है, अमोनिया साइनाइड, देखिए उष्मा गर्म करके यूरिया का निर्माण किया था वो। ठीक है, तो हमसे अभिक्रिया भी पूछा था, अभिक्रिया भी हमने बता दिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिकों के नाम व सूत्र लिखिए। एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिकों के नाम व सूत्र लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि एथिल एल्कोहल के ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड से तथा एसिटिक अम्ल प्राप्त होते हैं और इनके सूत्र जो हैं CH3CHO तथा CH3COOH हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों के प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इन प्रश्नों को रट के जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो कि बहुत ये वाला प्रश्न तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कि आधुनिक आवर्त सारणी नियम क्या है, स्पष्टीकरण कीजिए। या तो पूछता है कि आधुनिक आवर्त नियम लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखेंगे कि मोजले ने सन 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज के बाद यह सिद्ध किया कि परमाणु का एक आधारभूत गुण जो है परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार, और इस आधार पर उसने एक नया संशोधित नियम दिया जिसे हम आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार मतलब नियम यह कहता है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ करिए चाहे नहीं, ये प्रश्न देखिए ये आपको याद, जितने प्रश्न आपको होता है ये प्रश्न याद होने चाहिए आपको, जरूर 2022 बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा। तो ये प्रश्न आपके अंदर पूरा रटे होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात ये करें कि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को आपको याद होने ही चाहिए। दंत क्षरण से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो चलिए उत्तर क्या लिखेंगे कि दंत क्षरण में दंत क्षरण में इनेमल व डेंटाइन का मृदुकरण होने लगता है और इसमें जीवाणुओं द्वारा शर्करा से अम्लों का निर्माण होता है भाई, जिससे इमेनल का क्षरण होता है और यह दांतों में फंसे भोजन के कणों पर जीवाणुओं के समूह चिपक कर दंत प्लेक का निर्माण करते हैं और दांतों में ब्रश करने से यह प्लेक जो है अम्ल उत्पन्न होने से पहले ही क्या होते हैं, हटा दिए जाते हैं और सूक्ष्म जीवों के मसूड़ों में पहुंचने के कारण सूजन व संक्रमण उत्पन्न हो जाते हैं। तो उससे दंत क्षरण होने लगता है। जैसे दांत है ना, आपके दांत में जो ये आपका एक दूसरे दांत में गैप होता है, तो उसी में जब खाना खाते हैं तो खाना फंस जाता है, तो खाना सड़ने गलने लगता है। ठीक है, वहाँ से जीवाणु अत्यधिक उत्पन्न होने लगते हैं और दांतों का क्षरण होने लगता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। प्रश्न नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आपको याद होना ही चाहिए, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो कि याद करके जाना है कि पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावी तथा एकत्र होता है। पीत रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावी तथा एकत्र होता है। तो क्या लिखेंगे कि पीत रस यकृत की कोशिकाओं में बनता है और यह पित्ताशय नामक संरचना में संचित रहता है जो कि यकृत के नीचे स्थित होता है। पीत रस में पाचक जो कि यकृत के नीचे स्थित होता है और पीत रस में वही लाइन में पढ़ दिया हूँ। पीत रस में जो पाचक एंजाइम उपस्थित नहीं होते हैं किंतु यह वसा के पाचन में सहायक है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है मेरे प्यार, छोटा ही प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप तैयारी याद करेंगे तो ज़्यादा आपको आसानी होगी, क्योंकि बड़ा प्रश्न है नहीं, आराम से छोटा छोटा प्रश्न इसे आप याद करके ही चले जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, श्वसन तथा दहन में कोई 4 अंतर लिखना है। श्वसन तथा दहन में एक साइड आपको श्वसन हेडिंग बनाना है, एक साइड आपको दहन बनाना है। श्वसन में लिखेंगे कि यह जैविक नियंत्रण में होने वाली जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया है और दहन में तो यह अनियंत्रित रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया है। दूसरा लिखेंगे श्वसन में कि यह क्रिया सामान्यतः ताप 25 से लेकर 45 डिग्री पर होती है तथा इनमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन दहन में तो यह क्रिया उच्च ताप पर होती है तथा इसमें उच्च ऊष्मा उत्पन्न होती है। और इसमें लिखेंगे श्वसन में कि यह क्रिया एंजाइम की सहायता से होती है और इसमें लिखेंगे दहन में कि इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। बात खत्म, श्वसन और दहन अंतर क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 कि रुधिर वाहिनियाँ किन्हें कहते हैं, इनके प्रकार लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रुधिर वाहिनियाँ किन्हें कहते हैं, इनके प्रकार लिखना है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी उत्तर कैसे लिखेंगे कि रुधिर जो है हृदय के द्वारा पंप होता हुआ विस्तृत रूप से
फैली मोटी पतली रुधिर वाहिनियों में निरंतर बढ़ता रहता है और यह रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होता है। कौन कौन? एक धमनी होता है, एक सिरा होता है, एक केशिकाएं होता है। तो रुधिर वाहिनियाँ किन्हें कहते हैं भी मालूम चल गया और इनके प्रकार भी मालूम चल गया। 3 धमनी, सिराएं, केशिकाएं होती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या है कि धमनी तथा सिरा को परिभाषित कीजिए कि धमनी और सिरा होता क्या है। ठीक है, तो लिखेंगे धमनी वह रुधिर वाहिनियां जो रुधिर का परिवहन हृदय से संपूर्ण शरीर अंगों या उत्तकों तक करती हैं, धमनी कहलाती हैं। ये गुलाबी रंग की होती है। कह रहा है कि धमनी वे कहते हैं वे रुधिर वाहिनियां जो रुधिर को परिवहन हृदय से पूरे के शरीर में, देखिए हृदय से ब्लड को पूरे के पूरे शरीर में जो पहुंचाने का काम करता है वो धमनी ही होता है। और सिरा क्या करता है? पूरे शरीर से जो हृदय तक ब्लड को लाने में कार्य करता है वो सिरा कहलाता है। वही चीज लिखा है, वो रुधिर वाहिनियां जो रुधिर को संपूर्ण शरीर से एकत्रित करके हृदय तक लाती है, सिरा कहलाती है। और यह चमकीली, नीली या बैंगनी होती है। ठीक है, प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूँ अगला प्रश्न है। ये प्रश्न दोनों तैयार करके जाइएगा कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर न्यूनतम व अधिकतम विचलन किन रंगों का होता है। तो प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर जो न्यूनतम विचलन होता है लाल रंग के प्रकाश का और तथा अधिकतम विचलन बैंगनी रंग का होता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको रटे होना चाहिए, एकदम रट जाना चाहिए। आगे से याद भी होगा आप लोगों के प्रश्न है, क्योंकि अगर पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे प्रश्न है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये तो याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि ओम का नियम लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम लिखिए, तो कह रहा है कि ओम के नियम के अनुसार कहता है कि यदि किसी चालक की अगर भौतिक अवस्था है, चालक की भौतिक अवस्था मतलब लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल हुआ, उसका चालक का पदार्थ हुआ, ताप हुआ, ये नियत रहे, समान रहे, तो चालक में बहने वाली जो धारा होगी वो चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमणपाती होता है। कह रहा है ओम का नियम यही कहता है कि यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं है, जिसकी लंबाई हुआ, ताप हुआ, क्षेत्रफल हुआ, अगर वो समान रहे तो भाई उसमें बहने वाली जो विद्युत धारा होगा, ठीक है, वो चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमणपाती होता है। जैसे जैसे भाई धारा बढ़ेगी वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ेगा, जैसे विभवांतर बढ़े धारा भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, बात यह कह रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया ना, इसमें से देखिए लिख लीजिए कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से फंसना तय है। ठीक है, ये आपको तैयार करके ये आपको बोर्ड एग्जाम में पहुंचना है। तो वीडियो कैसी लगी बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।